नमस्कार दोस्तों, नव्य वो चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंकल आंटी, आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? मेरी बात मानिए, पुलिस स्टेशन चलिए। वहाँ से आपके बेटे को ढूंढने में आसानी होगी। इंतज़ार करते करते सुबह से रात हो चुकी थी, इसलिए आनंद जी ने करुणा जी को समझाया तो वो राजी हो गई। पुलिस स्टेशन के अंदर अपने पति के साथ बैठी करुणा जी अपने अतीत की यादों में खो गई, जैसे अभी कल की ही बात थी जब उनकी शादी राठौर परिवार से होने वाली थी। जैसे जैसे शादी का समय नज़दीक आ रहा था, उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। और बढ़े भी क्यों ना, उनकी शादी अजमेर के सबसे बड़े और नामी परिवार में होने वाली थी। करुणा जी के पिता अनाथ थे। उनके परिवार में सिर्फ वो और उनके माता पिता थे। वो एक एकल परिवार की सदस्य थीं, इसलिए उन्हें घबराहट थी। वो इसी सोच में थी कि वो उन सभी के साथ खुद को ढाल पाएंगी। करुणा जी काफ़ी सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थीं, इसलिए राठौर परिवार को देखते ही वो पसंद आ गई थीं। करुणा यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही है? एक दिन उसकी सहेली तुलसी ने आकर उससे पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू एक बात बता, तेरी भी तो शादी संयुक्त परिवार में हुई है। तेरा अनुभव कैसा है? क्या सबके साथ एडजस्ट करने में तुझे परेशानी हुई थी? करुणा जी तुलसी को देखकर कहती हैं, पूछ मत यार, मेरे तो परिवार ही अलग है। कोई कहता है ये करो तो कोई दूसरा कहता है वो मत करो। सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। हालत ख़राब हो जाती है उन सब के काम करते करते। मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ। तुलसी मुँह बिचकाकर करुणा जी से कहती है। अब करुणा जी और ज़्यादा घबरा गई थी। क्या ज़रूरत थी पापा को मेरे लिए संयुक्त परिवार ढूंढने की? पर हाँ तो मैंने ही की थी। उफ भगवान, अब आप ही बचाना मुझे। ऐसे ही वो खुद से अक्सर बातें क्या करती थी। उनकी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। सभी ससुराल की बुराइयां ही करती थी, जिसके कारण करुणा जी के मन में भी घबराहट होने लगी थी। खैर, शादी का दिन आया और घबराई और शर्माई हुई करुणा अपने पिया जी के घर पहुंच गई। जोर शोर से उनका स्वागत हुआ। करुणा जी को तरह तरह के कपड़े डिज़ाइन करने, सिलाई करने का बहुत शौक था। वो आगे चलकर एक डिज़ाइनर बनना चाहती थी, पर वो पहले इतना पढ़ चुकी थी, इसलिए पिता ने उनकी जल्दी शादी कर दी थी। ससुराल में संयुक्त परिवार होने के कारण हर वक्त कोई ना कोई उनके साथ होता और उन्हें सहज करने की कोशिश करता, पर उन्हें लगता ये 4 दिन की चांदनी है। करुणा जी के ससुराल में उनकी 2 जेठानी सास, चाची, ननंद, बड़ी सास और दादी सास आदि काफ़ी सारे सदस्य थे। ननंद जो हर वक्त नई भाभी के इर्द गिर्द घूमंडराती रहती थी। करुणा जी की भी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी शादी को 2 दिन हो गए थे। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी, तो उनके हाथ पैर फूल गए थे। ऐसा नहीं था कि करुणा जी को खाना बनाना नहीं आता था, पर 4 लोगों का खाना बनाने में और 20 लोगों का खाना बनाने में बहुत अंतर होता है। उस पर नई रसोई, नए लोग और नई पसंद। करुणा जी के पति की बुआ, उनकी ताई, चाची, बेटियों का परिवार भी आ गया था करुणा जी के हाथ की रसोई खाने। करुणा जी रसोई में थी। बेटा, आज खीर, पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, दाल चावल और रायता बनता है। करुणा जी की सास उन्हें सब कुछ बताते हुए कहती है। बड़े बड़े बर्तन देखकर करुणा जी का तो सिर ही चकरा रहा था। सर्दी में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। सास समझ गई थी कि वो खाना बनाने को लेकर चिंतित है। चिंता मत करो बहू, सब बन गया है। बस तुम्हें भोग की खीर और हलवा बनाना है, जिसमें हम सभी मदद कर देंगे। करुणा जी की सास मुस्कुराते हुए कहती हैं, माँ जी, पर रसोई तो मुझे बनानी है ना? करुणा जी चौंकते बोली, आहिस्ता बेटा, बाहर मेहमान भी हैं। उन्हें नहीं पता लगना चाहिए कि तुमने नहीं बनाया। ये सब हम लोगों ने बना दिया था। रसोई में सिर्फ नई बहू का मीठा बनाने का रिवाज है। चलो तुम फटाफट साड़ी का पल्लो दबाओ और लग जाओ काम पर, उनकी सास कहती है। तभी चाची जी और ताई जी अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, सब काम तो हम सब ने कर दिया भाभी, क्यों बेचारे को तंग कर रही हो? करुणा जी अपने मन में बोली, क्या ससुराल सच में ऐसा होता है? हाँ, पर लोगों को तो ये लगना चाहिए कि नई बहू ने बनाया है, तो थोड़ी थकी हुई अस्त व्यस्त भी तो लगनी चाहिए ना हमारी देवरानी। करुणा जी की जेठानी मुस्कुराते हुए उसका पल्लू
साइड में ठूसते हुए उसके बाल थोड़े बिखेरते हुए बोली, भाई क्या क्या बना रही है हमारी नई बहू खाने में? बुआ सास रसोई में आते हुए बोली, जी जी, आपकी नई बहू ने तो सुबह जल्दी उठकर ही सारी तैयारी कर दी। अब तो बस खीर और हलवा बनाना बाकी है, उसमें हम थोड़ी मदद कर देंगे। बेचारी थक गई होगी लगे लगे भी। ताई जी बुआ जी से बोलती हैं, हाँ ये तो है, सर्वगुण संपन्न बहू मिल गई हमें, जो इतनी सुबह जल्दी उठकर रसोई में लग गई। चलो अब जल्दी बना लो, बुआ जी बोली। मैं चली बाहर। करुणा जी की सास और जेठानी ने उसकी मदद की और उसने हलवा और खीर बनाई। खाना खाकर सबने खाने और नई बहू की खूब तारीफ की और करुणा जी को उपहार दिए। लो करुणा बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। मेहमानों के जाने के बाद दादी सास ने कहा और सब उन्हें नेक देने लगे थे। पर दादी जी, खाना तो मैंने नहीं बनाया, वो तो मम्मी जी, चाची जी, ताई जी और भाभी ने बनाया, फिर इस नेक पर मेरा क्या? करुणा जी ने मासूमियत से कहा, बेटा खाना सबने बनाया क्योंकि ये सबका परिवार है और तुम इस परिवार की नई सदस्य। हमें पता है तुम एकल परिवार की हो और हमारा ये परिवार इतना विशाल, तुम पर आते ही बोझ डाल देते तो ये परिवार तुम्हारे लिए बोझ न बन जाता क्या? रही नेक की बात, ये तुम्हारा हक है। दादी जी मुस्कुराकर करुणा जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि संयुक्त परिवार ऐसा होता। मैं तो डर रही थी कि ससुराल के संयुक्त परिवार में कैसे एडजस्ट करूंगी। सहेलियों से ससुराल के बारे में वैसे ही इतनी नकारात्मक बातें सुनी थी, पर आप सबने तो अपने प्यार से एडजस्ट शब्द ही निकाल दिया और मुझे ऐसे अपना लिया जैसे मैं यहीं की हूँ। करुणा जी आंखों में आंसू भरते हुए बोली थी, यहाँ की थी नहीं पर अब यहीं की हो तुम बेटा, और परिवार का सही मतलब यही होता है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाना, तभी तो वो जुड़ा रहता है। एक एक फूल जब प्यार के धागे में पिरता है तभी माला बनती है, धागा टूटते ही माला बिखर जाती है। बस तुम भी इस माला को कभी टूटने मत देना, सबको प्यार से अपनाना और सबका प्यार पाना। दादी सास करुणा जी के आंसू पूछते हुए बोली, जी दादी, जिस माला का एक एक फूल इतना प्यारा हो उसे कौन तोड़ चाहेगा? करुणा जी की दादी के गले लगती हुई बोली थी, चलो चलो अब सब जल्दी तैयार हो जाओ, ताऊ जी हमें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। करुणा जी की ननद वहां आकर बोली, अरे तेरे ताऊ जी को सर्दी में आइसक्रीम की क्या सूझी? दादी बोली, दादी नई भाभी को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो ये उनके लिए ट्रीट है, तो हम सब बच्चे भी तो जाएंगे। रही बात आपकी, तो आप तो अब बूढ़ी हो गई हो, इसलिए आप रहने दीजिए, फिर कभी। सीमा दादी को छेड़ते हुए बोली और जानबूझकर आखिरी वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और आज तो करुणा की पसंद की खाऊंगी। दादी के इतना बोलते ही सब खिलखिला दिए और आइसक्रीम खाने चल दिए। करुणा जी कुछ ही दिनों में उस परिवार में ऐसे ही घुल गई थी जैसे वे उन लोगों को बचपन से जानती हो। अगर तीज त्योहार पर मायके जाने की बात आती तो करुणा जी ससुराल से मायके रोते हुए जाती और जाते जाते सबको रुला कर जाती थी। करुणा जी के पति भी उन्हें काफ़ी प्यार से रखते और अपने ही परिवार से झूठ मूठ के चिढ़ते रहते, क्योंकि उन्हें करुणा जी के साथ ज़्यादा वक्त ही बिताने को नहीं मिलता था। पूरे दिन कोई न कोई उसके पास मंडराता ही रहता था और रात में तो पूरा परिवार एक साथ बैठ आधी रात तक हंसी छिटोली में लगा रहता। करुणा जी कभी दादी माँ की पुरानी बातों में मसरूफ़ हो जाती तो कभी माँ के बालों की तेल मालिश में लग जाती। ये सब देखकर बेचारे करुणा जी के पति अंदर ही अंदर जल भुनकर रह जाते और कभी गुस्से में वो करुणा जी को कुछ कहना चाहते तो दादी माँ पापा सब करुणा जी की तरफ से मैदान में उतर जाते थे। ये सब देखकर आनंद जी और चिढ़ जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी थे कि कैसे एकल परिवार से आई करुणा जी ने उनके परिवार को अपने प्यार के एक धागे में पिरो रखा था। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। इन 6 सालों में करुणा जी 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। जब उनको 2 जुड़वा बेटे हुए थे तो जैसे पूरे घर में खुशियों की बाढ़ ही आ गई थी। पूरे दिन घर में धमाल चौकड़ी मची रहती, सब लोग बच्चों में बच्चे बन जाते। करुणा जी को तो उनकी दादी सास ने 3 महीने तक जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया था। एक बच्चे की तरह उनकी सास और दादी सास उनका ख्याल रखती थी। उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए उनकी दादी सास बच्चों को फीडिंग कराने के बाद दोनों पोतों को ज़्यादातर अपने पास ही रखती थी।
वक्त बीता, समय के साथ साथ एक एक करके सबका साथ छूटता चला गया। पहले दादी सास और फिर दादा ससुर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। ननद भी अपने घर बार की हो गई थी। चाची ताई अपने अपने बेटे बहू के साथ दूसरे शहर में चले गए थे। बेचारी करुणा जी की सास भी कब तक उनका साथ निभाती। एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। अब बस घर में जेठानी और करुणा जी थी। परंतु जैसे ही देवर की शादी हुई, अचानक उनका परिवार बिखर सा गया। छोटी देवरानी आते ही नए नए पैतरे अपनाकर अलग होने की कोशिश करती रहती। जेठानी जी का बच्चा भी डॉक्टर की तैयारी कर रहा था। जब आए दिन घर में झगड़े होने लगे तो जेठानी जी ने बंटवारे और शहर जाने का फैसला कर लिया। छोटा भाई तो पहले ही तैयार बैठा था। बेचारे आनंद जी और करुणा जी की एक ना चली। जेठानी जी अब छोटी बहू के साथ नहीं रहना चाहती थी। बंटवारा हुआ, दोनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर शहर में चले गए और बस वहीं बस गए। करुणा जी और आनंद जी अब दोनों 10 साल के बच्चों के साथ अकेले थे। दोनों बच्चे अकेले थे, इसलिए आनंद जी ने उन्हें हॉस्टल में रखकर पढ़ाने की सोची ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएं। करुणा जी एक और बार माँ बनी और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। आनंद जी उसे भी पढ़ाने के लिए बाहर भेजना चाहते थे, परंतु करुणा जी इस बार ना मानी और मानव को वहाँ ही पढ़ने का तय कर दिया। अब सिर्फ मानव, करुणा जी और आनंद जी ही रहते। दोनों बेटे रोहित मोहित छुट्टियों में आते और चले जाते। आनंद जी की तबीयत खराब थी, इसलिए करुणा जी ने अपने सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि पैसों की कोई परेशानी ना हो। समय निकला, दोनों बेटे अलग अलग शहर में नौकरी करने लगे। दोनों ने अपनी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। करुणा जी और आनंद जी ने भी खुशी खुशी उनकी शादी करवा दी। दोनों बेटे अब शहर के ही होकर रह गए थे। करुणा जी अक्सर अपनी जेठानी और ननद से बातें किया करती और दोनों बेटों की शिकायत करती। जी, उन दोनों को ज़रा भी मेरी चिंता नहीं है। जब भी बात करते हैं तो पैसे और इस घर को बेचने की ही बात करते हैं। ये पूरा घर मुझे अब काटने को दौड़ता है। मानव तो सुबह काम करने चला जाता है, शाम को लौटता है। आनंद जी और मैं घर पर अकेले रहते हैं, पर वो दोनों हैं कि यहाँ आकर रहना ही नहीं चाहते। आप ही बताइए क्या करूँ मैं। जेठानी जी बोली, भाभी सच कहा आपने, अब क्या किया जाए। जिस पर बीती है वही जानता है। आपके पास कम से कम आपका मानव छोटा बेटा तो है, पर मेरे पास तो, भाभी मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, पर वो तो भलाओ भगवान और पंचायत का कि मेरे सर से छत नहीं छीनी गई, पर दोनों बेटों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। आखिरकार मुझे दूसरे शहर की ज़मीन उसके हिस्से में लिखनी ही पड़ी। पर भाभी आपके तो दोनों बेटे आपको साथ रखने के लिए तैयार हैं, फिर आप चाहती क्यों नहीं। करुणा जी बोली, जी आपको लगता है कि मैं उन लोगों के साथ रह पाऊंगी जो मेरे साथ साल में बस एक हफ्ता बिताते हैं, उनके साथ पूरी ज़िंदगी काट पाऊंगी। अरे मैं तो अपनी बहू से ज़्यादा अपने पड़ोसियों की पसंद और नापसंद के बारे में जानती हूँ। फिर आप ही सोचिए मैं वहाँ उतने भीड़ भाड़ वाले शहर में उन लोगों के साथ कैसे रह पाऊंगी। जेठानी जी बोली, भाभी एक बार कोशिश करके तो देखिए। हाँ, बस ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपनी आँख और कान खुले रखिएगा। जैसे हम शादी के बाद अपनी बेटियों को नए घर में भेजते हैं तो समझौता करने की सीख देते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में एक माँ को भी सीख चाहिए होती है। तो आप भी थोड़ी कोशिश करके देखिए और अगर आपको लगे कि आप वहाँ नहीं रह सकती तो आप वापस चली आइएगा। मेरे पास अगर सामर्थ्य होता तो मैं आपको और खुद को इन सब परेशानियों से दूर अलग घर में रखती। क्या कहूँ, कभी कभी तो जी करता है वृद्ध आश्रम चली जाऊँ, कम से कम इज्जत की 2 रोटी तो मिलेंगी। इतना कहकर जेठानी जी रोने लगी और फ़ोन रख दी। कुछ दिनों बाद करुणा जी के बेटे रोहित का फ़ोन आया और बोला, माँ आप हमें भी तो कह सकती थी कि आपका वहाँ मन नहीं लग रहा, फिर ताई जी से हमारी शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी। हम तो आपको कब से कह रहे हैं हमारे पास मुंबई आ जाइए रहने के लिए, पर आप हैं कि मानती ही नहीं हैं। मैं आप दोनों की टिकट करवा कर भेज रहा हूँ और मानव से कह देता हूँ वो आपको गाड़ी पर बैठा देगा। इतना कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। करुणा जी सोची कि एक बार कोशिश करके देखती हूँ, अगर थोड़ा सा समझौता करने से उनका और मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा तो थोड़ी तकलीफ सह लूँगी। तभी
उन्होंने टीवी पर एक न्यूज़ देखा कि कैसे एक बूढ़ी माँ को बेटा अपने साथ ले गया और सब कुछ अपने नाम करवाकर वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वो बूढ़ी माता टीवी पर रो रो कर कह रही थी, नमक रोटी अपने घर पर खा लेना, पर कभी अपने बेटों पर भरोसा मत करना। शहर के बच्चे मौसम की तरह बदल जाते हैं। ये बड़े शहर में रहने वाले बेटे माँ को माँ नहीं तिजोरी की चाबी समझते हैं। बस फिर क्या था, जो थोड़ा बहुत करुणा जी का मन बदला था वो बिल्कुल खत्म हो गया और उन्होंने बेटे को फोन करके मना कर दिया। करुणा जी की ननद ने उन्हें सुझाव दिया कि अब उन्हें छोटे बेटे की शादी कर देनी चाहिए ताकि उनका भी मन लगा रहेगा। दोनों बेटों ने एक बार फिर से अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश की। आप लोग घर बेचकर यहाँ हमारे पास आ जाओ, बैंक में पैसे पड़े रहेंगे और आप बैंक में रखे पैसों का बास खाते रहना। फालतू में वहाँ घर को रख कर पैसे बर्बादी कर रहे हो। ना बेटा ना, ऐसे कैसे घर बार बेचकर हम वहाँ चले आए। इस घर में सबका बचपन बीता है और फिर सबकी यादें भी तो हैं। कितने साल हमने इस घर में बिताए हैं। वैसे भी यहाँ मानव के रहते कोई कमी नहीं है, हर चीज़ तो यहाँ मिल जाती है। बस तुम लोग 3-4 महीने में आते जाते रहा करो तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर तुम वहाँ रहो या यहीं, और बस खुश रहो। दोनों से निराश होकर करुणा जी बस अब अपने छोटे बेटे मानव से उम्मीद रखती थी, क्योंकि छोटा बेटा उनके साथ ही रहता था और वो सीधा साधा जीवन जीता था। आज सुनील जी को उनके लिए एक लड़की देखने जाना था, अपने बेटे के लिए बिल्कुल उसके जैसी सीधी सादी। नेहा को करुणा जी ने पसंद कर लिया और अपनी बहू बना ली। भाई की शादी में दोनों आए और परिवार के बाकी लोग भी आए। शादी का कार्यक्रम आयोजित होने के एक दूसरे दिन दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने शहर लौटने लगे और भाई से बोले, तुम अपने लिए यहीं आसपास में कोई छोटा सा घर क्यों नहीं खरीद लेते। तुम्हारे रहते माँ पापा ये घर बेचने नहीं देंगे। वो बार बार मानव पर दबाव बना रहे थे तो मानव बोला, भैया मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। माँ और पापा का फैसला आखिरी फैसला होगा। दोनों भाभी कहती, तेवर जी देखने में तो आप सीधे साधे लगते हो, बस हमारे साथ कभी चालबाजी मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हम बाहर पड़े शहरों में रहें और यहाँ की सारी संपत्ति आप पति पत्नी दोनों हड़प लीजिएगा। इस पर हमारा भी हक है। जैसे मेहमान आते थे वैसे ही वो भी आकर अपनी मानसिकता जताकर चले गए। मानव की शादी क्या हुई, अब तो उन दोनों का फ़ोन भी आना कम हो गया था। मानव एक मामूली शिक्षक था और उसके पास जितना था वो उसी में खुश था। दोनों पति पत्नी करुणा जी और आनंद जी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। फिर भी दोनों बेटों ने एक एक बार सुनीला जी और आनंद जी को अपने साथ एक एक महीने के लिए रखने का आग्रह किया। नेहा बोली, मम्मी पापा आपको भैया भाभी के पास जाना चाहिए, उन्हें ये ना लगे कि आप बस हमारी ही होकर रह गई। हम तो यहीं हैं, अगर आपको वहाँ रहने की इच्छा नहीं होगी तो आप खबर भिजवा दीजिएगा या आपको लेने आ जाएंगे। करुणा जी और आनंद जी भी उसकी बात मान गए। वो भी देखना चाहते थे कि आखिर वो उनकी कैसे सेवा करते हैं। वो पहले रोहित के पास मुंबई गए, पर यह क्या, वो घर था या कोई चिड़िया का घोंसला। चारों तरफ से बंद 3 कमरों का मकान था। बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते, बेटा अपने काम पर चला जाता और बहू सारे दिन फ़ोन में लगी रहती। बहू सिर्फ खाना बनाकर रख देती, बाकी काम ऐसे ही पड़ा रहता। करुणा जी को इतनी गंदगी में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए वो मजबूरन बाकी का काम करती थी। पर अब बहू को आसान हो गया था, अब रोज़ यही होने लगा। आनंद जी उन्हें मना करते पर वो नहीं मानती। सुनीला जी घर का सारा काम करती, फिर तो शाम का खाना बनाकर रखती थी। शाम में बेटे बहू आते, खाकर अपने कमरे में चले जाते। बच्चे भी कभी दादा दादी के पास आकर बैठने वाले नहीं थे और ना ही बेटे को फुर्सत थी कि वो माँ से 2 बात कर सके। और देखते देखते 15 दिन बीत गए। आखिर आनंद जी ने हार मानकर बेटे से कह ही दिया कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। उनसे ये नहीं देखा जा रहा था कि बहू आराम करे और करुणा जी सारा काम। रोहित तुम हमारे वापस जाने का टिकट करवा दो, हम यहाँ नहीं रह सकते। ना तो तुम लोग घर में रहते हो, ना किसी का आना जाना, और ना तुम लोगों के पास फुर्सत है। हम तो स्वच्छ हवा के लिए भी तरस जाते हैं और फिर इस उम्र में घर का काम तुम्हारी माँ से नहीं हो पाता। बड़ा शहर तुम्हें मुबारक हो। बहू बोली, आप भी हद करते हैं पापा जी,
मम्मी जी ने थोड़ा सा घर का काम क्या कर लिया, आप तो सुनाने लगे। अब क्या किया जाए? बेटे बहू ने दिमाग लगाया कि माँ पापा अगर मर जाएं या मुंबई जैसे शहर में ही गुम हो जाएं तो सारी संपत्ति का बंटवारा आराम से हो जाएगा। दोनों उनसे बोले, अब आप दोनों एक हफ्ते बाद जाना। आपकी बहुत इच्छा थी ना बाहर घूम कर आने की, तो गणेश विसर्जन के दिन मैं आप दोनों को घुमा कर ले आऊँगा। गणेश विसर्जन के दिन रोहित दोनों को घर से काफ़ी दूर वाले समुद्र पर गणपति विसर्जन दिखाने ले गया और बोला, माँ पापा आप दोनों यहाँ ही रुको, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जब से उन्होंने जाने की बात कही थी बेटे बहू का व्यवहार बदल सा गया था। अब वो काफ़ी अच्छे से पेश आ रहे थे, जिससे दोनों खुश भी थे। दोनों राजी राजी मान जाते हैं। विसर्जन था इसलिए काफ़ी भीड़ थी। तकरीबन 1 घंटा हो गया पर रोहित नहीं आया। अब धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लगी थी। वो दोनों वहाँ लगी बेंचों पर बैठ के, दिन से रात होने को थी। दोनों के पास ना तो फ़ोन था और ना ही नंबर। उनके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब रात गहरा रही थी और बीच पर कोई नहीं था। एक पुलिस वाला आया और उसने उन दोनों को वहाँ बैठे देखा। उसने उनसे बात की और अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए मना लिया। एक कांस्टेबल खाना लेकर उनके पास आया तो करुणा जी को होश आया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अपने माँ बाप को इस तरह छोड़कर चला गया था। जैसे तैसे थाने में उनकी रात कटी। अगली सुबह सभी अखबारों और न्यूज़ चैनल में उनकी फ़ोटो दी गई। माना और नेहा की नई नई शादी हुई थी। माँ पापा भी घर पर नहीं थे, इसलिए वो दोनों घूमने चले गए थे। अगले दिन करुणा जी की ननद जो कि मुंबई में ही रहती है, उनके पति ने अखबार पढ़कर उन्हें सारी बात बताई और वो दोनों तुरंत थाने के लिए निकल गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। वो उन्हें घर लाकर रोहित से खूब लड़ी। मानव को फ़ोन लगाकर बुलाया। उसने कहा कि माँ पापा मुझे नहीं लगता उन लोगों को आपकी ज़रा सी परवाह है, इसलिए आज से आप भी उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सभी रोहित से काफ़ी नाराज़ थे। छोटे बेटे को तो कुछ होश खबर ही नहीं थी। मानव अपने दोनों भाइयों से काफ़ी नाराज़ था। वो और नेहा करुणा जी और आनंद जी को वापस अपने साथ अपने घर ले आए। अब कोई उन दोनों को फ़ोन नहीं करता और ना ही वो करते। एक दिन करुणा जी बरामदे में बैठी चाय पी रही थी और आनंद जी से बातें कर रही थी। तभी कुछ लोग आए और कहने लगे, क्या रोहित और मोहित राठौर का घर यही है? जी नहीं, यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता, यह उनका घर नहीं। फिर क्या था? दोनों बेटों को ये बात पता चली। दोनों भागे भागे गांव आ गए कि माँ पापा उन्हें जायदाद से बेदखल करने की फिराक में हैं। दोनों ने खूब तमाशा किया और मानव को भला बुरा कहा, पर आनंद जी और करुणा जी ने उनकी बातों का अच्छे से जवाब दिया। करुणा जी गुस्से से उन दोनों से बोली, मैं हर बार तुम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए आग्रह करती थी ना, आज कहती हूँ पलटकर इधर का रुख मत करना। आज से मेरा बस एक ही बेटा है। तुम दोनों तो लालची भेड़िए हो जो आज अपने माँ बाप भाई सबको खा जाओगे, पर मेरे जीते जी मैं नहीं होने दूंगी। आज से और अभी से मैं तुम दोनों से हर रिश्ता खत्म करती हूँ। गांव में तमाशा हुआ और सब लोग इकट्ठा हो गए। अपनी बेइज्जती होते देख बेटे वहाँ से गुस्से से चले गए। क्या कमी थी नेहा मेरे संस्कारों में जो आज वो लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? मानव सीधा था इसलिए आज तक वो लोग उसे दबाते आए, पर मैं सोचती थी बड़े भाई हैं उसे समझा रहे हैं, पर नहीं, इसलिए वो इसे दबाते थे ताकि वे अपनी दबंगी दिखा सकें और ये चुपचाप उनकी बात मान लें। पर नहीं बहू, याद रखो अपने हक के लिए इंसान को खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। तुम ठीक कह रही हो करुणा, अब हम अपने बेटे को दबने नहीं देंगे। इसके भाइयों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है ताकि हमारे जाने के बाद मानव को कोई तकलीफ ना हो। आनंद जी उन्हें सहानुभूति देते हुए कहते हैं। अगले दिन आनंद जी अपने वकील को बुलाए और अपने मकान के पेपर्स तैयार करवाए। उसे अपने छोटे बेटे मानव के नाम कर दिया। उन्होंने अपने दोनों बेटों से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया था। मानव और नेहा का स्वभाव इतना अच्छा था कि अब करुणा जी की जेठानी जी भी अक्सर वहाँ आकर रहती थी। मानव कई बार कहता, ताई जी आप यहीं क्यों नहीं रह जाती हैं? आप रहती हैं तो माँ पापा का भी मन लगा रहता है। बेटा तुम लोगों से मुझे इतनी इज्जत मिलती है, यही मेरे लिए बहुत है। फिर भी
कभी कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारे पास ही तो आऊँगी। जब तक मेरी चलती है तब तक तो हार नहीं मानूंगी। वक्त भी था, नेहा ने एक खुशखबरी थी। अब आनंद जी और करुणा जी का पूरा परिवार पूरे बच्चों के साथ बीतने लगा। मानव की ताई जी भी उनके बार बार जिद करने पर उनके साथ ही आकर रहने लगी थी। उन्हें अपने दोनों बेटों की याद तो आती थी, पर जब भी आती थी आंखों में आंसू और दर्द भी याद आ जाते थे। करुणा जी ने आनंद जी से ये दर्द नहीं देखा जाता था, तो आनंद जी ने मानव को एक सुझाव दिया, जिसके लिए वो राजी भी हो गया। उन्होंने साथ मिलकर उनके लिए एक डिज़ाइनिंग बुटीक खोल दिया। गली गली में करुणा जी के लिए सिलाई कढ़ाई के लिए पोस्टर लगवा दिए गए। पहले तो करुणा जी नहीं मानी, पर जब नेहा और ताई जी और आनंद जी ने भी उनका उत्साह बढ़ाया तो उनके मन में भी काम करने की इच्छा जागी। उन्होंने एक बार फिर से कपड़े डिज़ाइन करना शुरू किया। बाकी सभी उनकी मदद किया करते। धीरे धीरे उनका काम लोगों को पसंद आने लगा, तो करुणा जी की भी हिम्मत और बढ़ने लगी थी। गांव से लेकर शहर सब जगह करुणा जी के नाम की चर्चा होने लगी थी। नेहा, आनंद जी और ताई जी भी हमेशा उनकी ढाल बनकर हमेशा उनके साथ खड़े रहते। समय बीता, करुणा जी के काम को देखकर बड़े बड़े सितारे उनसे अपनी ड्रेस डिजाइन करवाने लगे। अब तो खबर की कलम भी करुणा जी की तारीफें बटोरने लगी थी। करुणा जी ने अलग अलग शहर में अपने बुटीक खोल दिए थे, जहां एक से एक डिजाइनर उनके द्वारा डिज़ाइन किए हुए कपड़े मिलते थे। करीब 3 साल की मेहनत के बाद आज फिल्म फेयर अवार्ड में करुणा जी को बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिला था, तो करुणा जी की आंखें भर आई। जब 3 साल पहले बेटे ने मरने के लिए माँ बाप को छोड़ दिया था, वो सब याद करके उनकी आंखें भर आईं। बुढ़ापे में आकर उनका सपना साकार हो गया। अब तो जैसे करुणा जी के काम और हौसले को पंखे लग गए थे। छोटी मार्केट से लेकर बड़े बड़े मॉल तक करुणा जी का नाम छाया रहता। आज इसी खुशी में माना और नेहा ने एक शानदार पार्टी रखी थी। बेटों को जब माँ और भाई की हैसियत पता चली तो भिखारियों की तरह दौड़े चले आए। लेकिन उस भरी पार्टी में आनंद जी और करुणा जी ने अपने बेटे बहुओं को पहचानने से इनकार कर दिया। आज करुणा जी अपने परिवार के साथ मुंबई की टॉप बिल्डिंग में रह रही हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज बेटे जब जब माँ का नाम अखबार में या उनका टीवी पर कोई इंटरव्यू देखते तो हाथ मलकर रह जाते। आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया था। करुणा जी और आनंद जी के बेटे बहुए बार बार उनसे माफ़ी मांगते रहे, मगर करुणा जी अपनी जिद पर अड़ी रहीं और उन्होंने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, करुणा जी को अपने बेटे बहुओं को माफ़ करना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।